हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। डन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम एम लक्ष्मीकांत सर की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है पॉलिटी की बुक, उसको कवर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती है सिविल सर्विसेज के लिए। नॉट जस्ट यूनियन लेवल पे, यूपीएससी लेवल पर, बट स्टेट पीसीएस लेवल पे भी ये बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। डन। तो उसी के आज नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करने वाले हैं। बट ये जो चैप्टर होने वाला है, ये एक प्रीवियस चैप्टर होने वाला है। प्रीवियस इन द सेंस, जैसा कि हमने बात की थी कि हम जो चैप्टर 3 होने वाला है, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लेटर डिस्कस करने वाले हैं। और आज ही वो दिन है जिस दिन हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। डन। तो आज हम इस चैप्टर के साथ शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है इस चैप्टर का टाइटल, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डन। अभी तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पॉलिटी के अंदर और हमको एक बेसिक सा आइडिया आने लगा है, थोड़ा थोड़ा। आई होप आपको आने लगा होगा। डन। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं उसको देखें हम। तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है ना। उसके लिए हमने सबसे पहले कंपनी रूल देखा था 1773 से 1858। फिर हमने ग्रेजुअली देखा कि 1858 के रिवोल्ट के बाद कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन का रूल हमें डायरेक्ट देखने को मिला टिल इंडिपेंडेंट। डन। उसके बाद हमने बहुत सारे फीचर्स देखे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज़ देखी बहुत सारी। और उसी के साथ साथ फिर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गए थे एक्चुअल पे, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसके फर्स्ट पार्ट देखा था हमने, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़, है ना। इसके अंदर आर्टिकल 1 to 4 देखे थे। फिर हमने सेकेंड पार्ट देखा उसका, जो कि सिटीजनशिप था, लास्ट लेक्चर हमारा, आर्टिकल 5 to 11। डन। तो अब ये सारी चीज़ें देख के हमको एक बेसिक सा आइडिया आने लगा है। डन। कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम उस आइडिया को और भी एक्सपांड करेंगे कि भाई एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, है ना। इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो तो हम देख चुके हैं। कौन कौन से टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं, है ना। कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए गुड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। डन। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अगर थोड़ा सा हम राइटअप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से, है ना। वो लैटिन वर्ड्स क्या है, तो भाई वो लैटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूरे, जिसका मतलब होता है टू एस्टेब्लाइज और टू सेटअप। डन। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूरे, और उस वर्ड का मतलब होता है टू एस्टेब्लाइज और टू सेटअप। टू सेटअप व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब सेटअप क्या करना है तो वो हम देखते हैं। डन। तो फर्स्ट चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लैटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूरे, जिसका मतलब होता है टू स्टेबलाइज और टू सेटअप। डन। अब प्रेजेंट हम मीनिंग देखें। अब ये तो देख लिया हमने, एक रफ आइडिया, एक बोलते हैं फैक्चुअल चीज़ देख ली, भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू एस्टेब्लाइज और टू सेटअप। पर एक्चुअल प्रेजेंट अगर हम वर्ड देखें कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, जो कि स्पेसिफाई करते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है या सपोज़ कोई गवर्नमेंट है, तो उसकी वर्किंग क्या होगी, है ना। और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट की वर्किंग तो होगी, और साथ ही साथ उस गवर्नमेंट के उस स्टेट के लोगों के साथ क्या रिलेशंस हैं, है ना। जो लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके अंदर भी हम देख चुके हैं कि भाई क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है ना। कि एक डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं हम, जो कि बताता है कि कैसे गवर्नेंस, कैसे गवर्नमेंट जो है ना उसके ऑर्गन्स क्या क्या होंगे, हर एक ऑर्गन के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना। और साथ ही साथ वो स्टेट जो है उसके अपने सिटीजन्स के साथ क्या रिलेशन होंगे, ये लास्ट चैप्टर सिटीजनशिप में हम देख चुके हैं। तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके अंदर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सम शॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स लिखे जाते हैं, जो क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस का काम करता है और गवर्नमेंट की वर्किंग को बताता है। और साथ ही साथ जो स्टेट है यानी कि गवर्नमेंट है, और साथ ही साथ लोग हैं उस गवर्नमेंट जिनको हैंडल करेगी वो लोग हैं, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को भी बताता है। अब वो रिलेशनशिप्स के अंदर हमको पता है दोनों की एक दूसरे की तरफ ड्यूटीज़ देखने को मिली। जैसे कि स्टेट की क्या ड्यूटी है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो हैं, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं किसके, सिटीजन्स के, उसको प्रोटेक्ट करना। साथ ही साथ सिटीजन्स की क्या ड्यूटी है टुवार्ड्स द स्टेट, तो भाई रिस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे स्कल्पचर्स हैं, हमारे नेशनल आइडियल्स हैं, जैसे कि फ्लैग हो गया, एंथम हो गया, उनकी रिस्पेक्ट करना। तो एक क्या, एक कोडियल रिलेशनशिप देखने को मिलता है स्टेट और गवर्नमेंट के बीच। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो एक ऐसा बुक होता है, ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्या, सम शेड ऑफ प्रिंसिपल रखे जाते हैं,
जो प्रिंसिपल क्या होते हैं वो, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, साथ ही साथ वो बताते हैं कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी। और उसके अंदर ये भी चीज़ें लिखी गई है कि रिलेशन जो है ना स्टेट और उसके पीपल यानी उसके सिटीजन्स का कैसा होने वाला है, सिटीजन्स की क्या ड्यूटी रहने वाली है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट्स की उनके सिटीजन्स के लिए क्या ड्यूटीज़ होगी, है ना, रोल होंगे, प्रोटेक्शंस के लिए क्या क्या राइट्स दिए जाएंगे। वो सारी चीज़ें जिस डॉक्यूमेंट में फ्रेम की जाती है ना, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। आया एक बेसिक आइडिया, डन। और देखते हैं हम क्या होता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेवेंस कितना है हमारी कंट्री नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो दूसरे नेशंस हैं उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है वो हमें एक बेसिक आइडिया है। अगर हमारी कंट्री की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ना, लाइव डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, जो कि लाइव का मतलब होता है टाइम टू टाइम उसके अंदर अमेंडमेंट्स यानी कि चेंजेस किए गए एज़ पर द नीड्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी, है ना। तो इसीलिए उसको लाइव डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। और उसी के साथ साथ इसको दूसरे टर्मिनोलॉजीज के साथ भी जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। और वो टर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे कि इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। क्यों फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है? क्योंकि एक ऐसा लॉ, हम जानते हैं ऑर्डिनरी लॉज भी होते हैं, है ना। तो ऑर्डिनरी लॉज क्या होते हैं, जो पार्लियामेंट्स के थ्रू बनाए जाते हैं, जनरली सिंपल मेजोरिटी का यूज़ करके। हम मेजोरिटीज़ भी देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, है ना। तो अगर आपको उसका आइडिया नहीं है तो लास्ट लेक्चर को आप प्रेफर कर सकते हैं। तो फंडामेंटल है, वो सब ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, पर उन सब लॉ से सुपीरियर लॉ जो हैं, जो कि फंडामेंटल है देश की गवर्नेंस के लिए, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक फंडामेंटल, एक मूलभूत है, एक फाउंडेशन है सारे लॉ का, है ना, जिसको क्या किया जा सकता है, टाइम टू टाइम जो है एज़ पर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी चेंज भी किया जा सकता है। साथ ही साथ इसको सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। स्टेट का मतलब पॉलिटिकल एंटिटी। ये स्टेट यानी वो छोटे छोटे जो स्टेट हैं हमारे यहाँ, इसकी बात नहीं कहेगी, यूपी बिहार एमपी की बात नहीं हो रही है। स्टेट का मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल एंटिटी। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड भी कहा जाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है, कि इससे सुप्रीम कोई लॉ हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि इसके नीचे ही आएंगे जितने भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएंगे, ऑर्डिनरी लॉ हो, फाइनेंस से रिलेटेड बिल हो, है ना, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, तो वो सब कहीं ना कहीं जो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है या सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट है उससे नीचे ही होंगे। इसको बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसी को बेस लेके सारे लॉज बनाए जाते हैं। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट जो है अपनी गवर्नेंस जो है उसको क्या करती है, फुलफ़िल करती है लोगों के सोशियो इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए। साथ ही साथ इसको रूल ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द पॉलिटी भी है ये। क्यों? क्योंकि पॉलिटी कैसे चलेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है ना। गवर्नमेंट्स क्या होगी, किस किस लेवल पे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होगी, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे लोगों के, साथ ही साथ उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, यूनियन क्या है, स्टेट क्या है, वेरियस ऑर्गन ऑफ द स्टेट क्या होने वाले, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होने वाली, वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई, है ना। तो इसीलिए ये सारी टर्मिनोलॉजी भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके यूज़ की जाती है। अब कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने अपने व्यू दिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना। उसको डिफ़ाइन किया है कुछ थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन लोग। जैसे कि बात करें तो गिलक्रिस्ट हैं, तो गिलक्रिस्ट ने क्या बोला है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, वो एक रूल ऑफ लॉ कंसिस्ट करता है, यानी उसके अंदर रूल ऑफ लॉ देखने को मिलता है, जो कि डिटरमाइन करता है गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि गवर्नमेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशंस कैसा होगा, ब्यूरोक्रेसी कैसी होगी, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होगी, है ना। मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल पे वर्क करेंगे। साथ ही साथ जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द ऑर्गन ऑफ द स्टेट, ये भी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, अकॉर्डिंग टू गिलक्रिस्ट। तो ऑर्गन ऑफ द स्टेट कौन कौन से हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो इनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलेगा उसको ही बताता है, और साथ ही साथ कुछ जनरल प्रिंसिपल भी बताता है जो कि इस पावर को एक्सरसाइज करने में मदद करते हैं। डन। तो गिलक्रिस्ट की ये डेफिनेशन है, और इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली समझे तो यही चीज़ें बोल रही है मोर और लेस, कि भाई ये क्या है, रूल ऑफ लॉ बताता है, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग्स द ऑर्गन ऑफ द स्टेट क्या होने वाले, है ना। कुछ जनरल प्रिंसिपल भी है गवर्न करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो गिलक्रिस्ट का ये कहना है। साथ ही साथ दूसरे हैं जैसे कि गेटेल हो गया, तो गेटेल का क्या कहना है, गेटेल भी यही कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताता है, जो कि क्या बताता है कि स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, है ना। साथ ही साथ ये भी बोलता है कि मेथड टू विच द स्टेट इज़ ऑर्गेनाइज, स्टेट को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा।
जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देखने को मिलते हैं, उसके थ्रू क्या होता है कि स्टेट तो परमानेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट क्या है, टेम्पररी एंटिटी है ना, जिसको इलेक्शंस फेस करने पड़ते हैं हर 5 ईयर्स के अंदर। डन। तो उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, साथ ही साथ हो गया डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इस सोवरन पावर अमॉन्ग्स द वेरियस ऑर्गन ऑफ द स्टेट। सेम चीज़ें गिलक्रिस्ट ने भी बोली थी कि भाई ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, इनके बीच में जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है ना, वो चीज़ें बताता है। तो गेटेल जो है ना, गेटेल इनका ये कहना है, ये रूल ऑफ लॉ, सर्टेन प्रिंसिपल और साथ ही साथ ऑर्गन ऑफ स्टेट है, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे होगा, ये चीज़ें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो गेटेल का भी यही कहना है। डन। साथ ही साथ वेयर की बात करें हम, तो वेयर जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो वेयर का क्या कहना है, इनका भी सेम यही कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो डिस्क्राइब करता है एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, कंट्री की एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसको स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट्स कैसी होगी, गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, है ना, जिसके अंदर क्या होंगे कि लोग यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लोकसभा या लोअर हाउसेस। तो सिस्टम बताता है, साथ ही साथ हो गया कलेक्शन ऑफ रूल्स भी बताता है जो कि एस्टेब्लाइज करते हैं रेगुलेशन एंड द गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो इन शॉर्ट इनका भी मोर और लेस यही कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बता रहा है और साथ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा है जो कि गवर्नेंस के लिए इफेक्टिव है। और गवर्नेंस कौन परफॉर्म करेगा, तो भाई गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी। गवर्नमेंट एक क्या है, नाउन है, यानी एक एंटिटी है, पॉलिटिकल एंटिटी जिसको बोलते हैं, जबकि गवर्नेंस क्या है, एक प्रोसेस है। गवर्नेंस क्या है, एक प्रोसेस है जो गवर्नमेंट को फॉलो करनी होती है फॉर द लार्जर गुड्स, है ना, फॉर द लार्जर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नेंस के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, लार्जर गुड करती है, यानी सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। डन। तो वेयर का भी यही कहना है। साथ ही साथ वेड और फिलिप्स की बात करेंगे हम, तो ये भी यही कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जिसको एक स्पेशल लीगल सेंटिटी दी गई है। स्पेशल लीगल सेंटिटीज़ का मतलब क्या होता है, तो भाई स्पेशल लीगल सेंटिटी का मतलब ये होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक स्पेशली लीगल सेंटिटी दी गई है, यानी इसको लीगली ये ऐसा एनफोर्स में, हम जानते हैं कोई भी लॉ होता है डन, उसको लीगल स्टेटस तो दिया ही जाता है। लीगल स्टेटस का मतलब क्या है कि वो जो है ना वो फिक्स है, अगर उसका कोई वायलेशन करता है तो उसको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। डन। बट तो लीगल स्टेटस तो हर ऑर्डिनरी लॉ को दिया जाता है। डन। बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इसको एक और भी स्पेशल लीगल स्टेटस दिया गया है। इसकी सैंक्टिटी जो है वो और भी स्पेशल है। स्पेशल कैसे है कि भाई ऑर्डिनरी लॉ को आप इजीली चेंज कर सकते हो, पर कॉन्स्टिट्यूशन के सर्टेन प्रिंसिपल है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। 1973 के अंदर हमने देखा केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, उसके अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। 30 जजेस की बेंच देखने को मिली थी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं चेंज कर सकते, यानी कि ये एक स्पेशल लीगल एंटिटी, ऑर्डिनरी लॉ जो इसको लीगल एंटिटी मिलती है, लीगल सेंटिटी मिलती है, उसको आप इजीली चेंज कर सकते हो। बट कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा, कॉन्स्टिट्यूशन को एक ऐसी स्पेशल लीगल सेंटिटी दी गई है कि भाई इसको चेंज करना है ना, तो पहली चीज़ इसके बेस को आप चेंज कर ही नहीं सकते, इसके क्या हो, खाली सुपर स्ट्रक्चर को आप चेंज कर सकते हो। तो ये स्पेशल लीगल सेंटिटी दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको स्पेशल लीगल सेंटिटी दी गई है, और इसके थ्रू ये क्या है, एक फ्रेमवर्क बनाता है और प्रिंसिपल बनाता है। और फ्रेमवर्क और प्रिंसिपल फंक्शंस हो गया ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। ये एक फ्रेमवर्क भी बनाता है, साथ ही साथ ये क्या है, एक प्रिंसिपल ऑर्गन है गवर्नमेंट के, वो भी स्पेसिफाई करता है। वही तीनों की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। साथ ही साथ प्रिंसिपल गवर्निंग हो गया द ऑपरेशन ऑफ दोज ऑर्गन, वो ऑर्गन जो है वो कैसे गवर्न करेंगे, ऑपरेशन उसका कैसा होगा, एग्जीक्यूशन उनका कैसा होगा, ये सारी चीज़ें भी बताता है। डन। तो वेड और फिलिप्स का भी यही कहना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेशल लीगल सेंटिटी दी गई है, साथ ही साथ ये गवर्नेंस के ऑर्गन्स बताता है और उनके फंक्शंस, उनका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे वो लोग, वो चीज़ें भी ये स्पेसिफाई करता है। तो आप देखेंगे मोर और लेस ये जो जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उनका आप एक बेस, एक कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे तो सबका कहना मोर और लेस एक ही है कि भाई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सर्टेन प्रिंसिपल्स बताता है, जो कि देश की गवर्नेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्टेट के ऑर्गन्स भी बताता है और वो ऑर्गन्स के क्या फंक्शंस होंगे वो भी बता रहा है। तो इन शॉर्ट हम यही समझ सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, ये सारे जो 4-5 जैसे हमने एक्सपर्ट देखे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, तो इनकी डेफिनेशन से हम यही समझ सकते हैं। डन। तो अब एक आइडिया आ गया आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली है क्या, राइट। चलिए तो आगे चलते हैं हम। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्लियर होना चाहिए।
डन। अब बात करते हैं, हम कुछ फंक्शंस की बात करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के होने वाले हैं। अब फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। हम ऑलरेडी ये देख चुके डेफिनेशन में कि भाई फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, भाई ऑर्गन ऑफ स्टेट है ना, क्या होते हैं, कैसे होंगे, ऑर्गेनाइज किया जाएगा ऑर्गन ऑफ स्टेट को, साथ ही साथ उनकी पावर क्या होगी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन ऑफ स्टेट की, कैसे एक्सरसाइज करना है। तो वही सारी चीज़ें आपको फंक्शंस में भी थोड़े स्पेसिफिक वे में देखने को मिलेगी, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर थे एक एलियोट बल्मेर। कौन थे? एलियोट बल्मेर हो गया। तो इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, सर्टेन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे फंक्शंस कि भाई इन्होंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है और डिफाइन करता है बाउंड्री ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, कि भाई ये बाउंड्री है पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ की। पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ यानी कौन? मिनिस्टर्स और उसके यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, और साथ ही साथ एमपीज़ यानी कि लेजिस्लेचर। तो इनकी है ना एक बाउंड्री, एक लिमिट तय करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और यही चीज़ हम आगे जाके देखेंगे, जिसको बोलते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो कि एक लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करेगा। डन। तो क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन? तो पहले अगर हम फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन हमें क्या बोलता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो डिफ़ाइन करता है और डिक्लेयर करता है बाउंड्री ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, कि भाई ये आपकी लिमिट है, इससे ज़्यादा आप नहीं जाओगे, है ना। क्योंकि आपकी लिमिट सेट की है कॉन्स्टिट्यूशन, इससे ज़्यादा बियॉन्ड जाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो वायलेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और जुडिशरी क्या करेगी, कोई भी आप ऐसा लॉ बनाओगे तो उसको क्या करेगी, स्ट्रक डाउन करेगी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के। डन। दूसरा इसका फंक्शन क्या करता है कि डिक्लेयर और डिफाइन कर सकता है नेचर एंड द अथॉरिटी ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। अभी तक उनकी बाउंड्री और लिमिट, अब उनकी जो पावर होने वाली है, पावर को भी लिमिट करता है वो, कि भाई आपके पास सर्टेन पावर है, लेजिस्लेचर के पास पावर है लॉ बनाने की, बट वो लॉ बनाने की पावर भी लिमिटेड है, कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रह के ही लॉ बनाना है, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जा सकते, है ना, अबोव द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जा सकते, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। तो ये बाउंड्री भी बताता है कि तुम्हारी अथॉरिटी जो है ना वो फिक्स है, डिफाइन है, तो उसके अगेंस्ट मत जाओ, उसके बियॉन्ड मत जाओ। साथ ही साथ ये डिक्लेयर करता है राइट्स एंड द ड्यूटी ऑफ अ सिटीज़न। अब सिर्फ स्टेट के बारे में ही बात नहीं करता ये, है ना, सिटीजन्स को भी उनके राइट्स देता है, साथ ही साथ उनकी कुछ ड्यूटी भी होती है स्टेट के टुवर्ड्स, वो भी उनको परफॉर्म करनी है, ये चीज़ें भी स्पेसिफाई करता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। सिटीजन्स की ड्यूटीज़ भी देखी थी, राइट्स भी देखे थे कुछ कुछ, जिसको हम और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर देखेंगे। साथ ही साथ क्या है, ये एस्टेब्लाइज भी करता है और रेगुलेट भी करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कम्युनिटी। अब ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, तो वही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे आपका लेजिस्लेचर हो गया, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया। लेजिस्लेचर के अंदर क्या आती है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपके लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट हाउस, ये तीनों आते हैं, आपके लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ऐसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को भी। रेगुलेट इन द सेंस क्या होता है, भाई लोकसभा है, लोकसभा है बराबर, तो हर 5 ईयर्स के अंदर इनके इलेक्शंस होने वाले, इनके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे वो क्या होंगे, अकाउंटेबल होंगे। अकाउंटेबल किसको होंगे, तो भाई लोगों को, यानी कि पीपल ऑफ दिस कंट्री। अकाउंटेबिलिटी किसके टुवर्ड्स होगी, लोगों के खिलाफ। साथ ही साथ हो गया लीडर ऑफ अपोजिशन, और अपोजिशंस भी देखने को मिलेगी, है ना। वो अपोजिशंस क्या करेगी, क्वेश्चंस पूछेगी। किन से पूछेगी, भाई गवर्नमेंट से पूछेगी, तो अकाउंटेबिलिटी होगी। तो ये चीज़ें कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को। डन। तो ये भी उसका एक फंक्शन ही है। साथ ही साथ क्या करता है, डिवाइड करता है और शेयर करता है पावर बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ अ गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट हो गया, स्टेट लेवल पे क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट हो गई। और 92 के बाद आप देखेंगे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर, उसके बाद हमने थर्ड टायर ऑफ अ गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया था, जिनको हम बोलते हैं पंचायती राज, है ना, और अर्बन लोकल बॉडीज़, जिसको हम बोलते हैं म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये भी हम देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चैप्टर के अंदर। तो 3 टायर ऑफ इंस्टीट्यूशन है ना। तो इनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो ये चीज़ें भी बताता है कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। डन। तो ये भी क्या है, एक फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। साथ ही साथ क्या करता है, ये कमिट करता है द स्टेट हो गया टू पर्टिकुलर, साथ ही साथ क्या करता है, इट कैन कमिट द स्टेट हो गया टू पर्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिक और द डेवलपमेंटल गोल्स। क्या करता है ये, कि भाई स्टेट जो हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि उनके क्या है, कुछ सोशल, इकोनॉमिकल और साथ ही कुछ डेवलपमेंटल गोल है। तो ये सारे जो गोल हैं उनको फुलफ़िल करना है। उनके गोल जो हैं सोशल है, इकोनॉमिकल है, डेवलपमेंटल गोल है, टुवर्ड्स हुम, टुवर्ड्स द सिटीज़न, पीपल ऑफ दिस कंट्री,
तो उन गोल को फुलफ़िल करना, ये चीज़ें भी कौन करता है, कमिटमेंट देता है कॉन्स्टिट्यूशन। डन। तो आपको आइडिया आया ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ये सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं जो कि एलियट बलमेर ने कहे थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, एक तो बाउंड लिमिट करेगा बाउंड्रीज ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, उनकी अथॉरिटी को भी लिमिट करेगा, सिटीज़न जो है उनके राइट्स भी बताएगा और उनकी ड्यूटीज़ भी बताएगा, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनको गवर्न भी करेगा, है ना। डिफरेंट लेयर ऑफ अ गवर्नमेंट है, स्टेट, सेंटर और लोकल, उनके बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उनको भी दिखेगा, साथ ही साथ जो स्टेट के इकोनॉमिकल, डेवलपमेंटल और सोशल गोल्स हैं उनका भी ध्यान रखेगा और उनको भी बताएगा, है ना, कि स्टेट जो है, गवर्नमेंट है, वो क्या कमिटेड रहे इन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए। डन। तो आइडिया आ रहा है। तो ये सारे फंक्शंस है कॉन्स्टिट्यूशन के। डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ क्वालिटीज़ ऑफ द गुड कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन गुड होना चाहिए, आपको ही पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वेरी गुड है, एक्सीलेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशंस कैसे क्या हो रहा है उसके कारण अभी गवर्नेंस थोड़ा फेलियर्स देखने को मिलता है, कुछ लूप होल्स देखने को मिलता है, और ये लगभग सारी कंट्रियों में। और जिस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ होगी तो वहाँ ये चीज़ें मोर और लेस तो रहेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। ग्रेजुअली हम क्या है, गुड गवर्नेंस की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। हमारा टारगेट भी है 2047 तक डेवलप वर्ल्ड बनना, है ना, डेवलप कंट्रीज़ के अंदर आना। डन। तो ग्रेजुअली चीज़ें होगी। डन। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब ये कैसे होगा, तो गुड कॉन्स्टिट्यूशन और उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ये दो चीज़ें हैं जो बेस हैं किसी भी गुड गवर्नेंस के लिए, है ना। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का गुड होना यानी अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से होना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डन। तो हम देखते हैं कि भाई आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। डन। तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी जो है ना वो होनी चाहिए क्या, ब्रीविटी, है ना। ब्रीविटी का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए, है ना। अनवांटेड प्रोविज़न उसके अंदर होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर अनवांटेड प्रोविजंस भी होंगे, वो प्रिसाइज नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, क्लियर कट नहीं होगा, तो उससे क्या लोगों के अंदर क्या होगी, उसको पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगी, फिर जजेस जो है उसको मिस इंटरप्रिटेट भी कर सकते हैं, है ना, और मिसगाइड भी कर सकते हैं लोगों को। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक के अंदर ब्रीविटी देखने को मिलनी चाहिए, यानी वो प्रिसाइज होना चाहिए, कॉन्साइंस होना चाहिए और साथ ही क्लियर कट होना चाहिए, उसके अंदर आर्बिटरी अननेसेसरी प्रोविज़न नहीं होने चाहिए। तो अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमको ये देखने को मिलती है जो कि है ब्रीविटी। दूसरा, क्लैरिटी देखने को मिलनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, एकदम स्पेसिफाई करना चाहिए उसके प्रोविज़न को क्लियर कट। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर स्पेसिफाई किया गया है कि भाई पार्ट 1 है तो उसके अंदर आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखने को मिलेगी आर्टिकल 1 to 4 के अंदर, है ना। पार्ट 2 है तो आपको सिटीजनशिप देखने को मिलेगी फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, क्लियर कट स्पेसिफाई किया है कि नहीं। पार्ट 3 है तो पार्ट 3 के अंदर क्लियर कट आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको 12 to आर्टिकल 35 तक, तो एक क्लियर कट स्पेसिफाई किया है कि नहीं। पार्ट 4 है तो उसके अंदर आपको DPSPs देखने को मिल जाएगी, क्लियर कट स्पेसिफाई किया है कि नहीं, है ना। तो इन शॉर्ट जो आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, गुड कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एक और जिसको हम बोलते हैं क्लैरिटी, यानी उसके जो प्रोविज़न है वो क्लियर कट स्पेसिफाई किए होने चाहिए, एकदम कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो एकदम सिंपल, प्रिसाइज और एक स्पेसिफाई होना चाहिए, उसके प्रोविज़न सारे एक प्रॉपर क्लासीफाई किए होने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड ब्रीविटी, फर्स्ट ब्रीविटी, सेकंड क्लैरिटी, दूसरा डेफिनेटनेस होनी चाहिए। डेफिनेटनेस का मतलब क्या होता है, एक डेफिनेट मीनिंग होनी चाहिए उसके प्रोविजंस की, कि भाई फंडामेंटल राइट है तो उसकी अपनी मीनिंग है। क्या मीनिंग है कि भाई ऐसे सर्टेन राइट है जो कि फंडामेंटल है लोगों की या इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए, तो ये उसकी मीनिंग है जो कि क्या एकदम स्पेसिफिक मीनिंग है ना। इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न जैसा तो है नहीं। तो डेफिनेटनेस का मतलब यही होता है कि एकदम मीनिंग जो है ना उसकी क्या होनी चाहिए, प्रोविजंस की एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। एम्बिगुअस वर्ड हो गया, एम्बिगुअस मीनिंग हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें होगी तो फिर जो लॉ के जानकार हैं, है ना, कानून के जानकार है, वो उसको मिस इंटरप्रिटेट भी कर सकते हैं, जजेस, लॉयर्स। डन। तो डेफिनेटनेस होनी चाहिए, क्लियर कट उसके प्रोविजंस के मीनिंग्स होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स उसका मतलब ये होता है ना। DPSP तो उसका मतलब ये होता है कि भाई स्टेट जो है उनको यूज़ करना है इन प्रिंसिपल्स को उनकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर, तो ये उसका क्लियर कट मीनिंग है, तो वो डेफिनेटनेस होता है, क्लियर कट मीनिंग। साथ ही साथ कॉम्प्रीहेंसिवनेस होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब है पावर ऑफ अ गवर्नमेंट क्या है,
साथ ही साथ राइट्स क्या हैं लोगों के, है ना, ड्यूटीज़ क्या है लोगों की, सेंटर स्टेट क्या है, उनकी अपनी अपनी पावर्स हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, है ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनकी पावर क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। वो ठीक है, वो पूरा पूरा क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं, है ना। दैट्स व्हाई वी कॉल द इंडिया एज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, मदर ऑफ अ डेमोक्रेसी, है ना। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सारे प्रोविज़न कवर होने चाहिए उसके अंदर, सेंटर की क्या पावर है, स्टेट की क्या पावर है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे होंगे, उनके कौन कौन चेयरमैन होंगे, मेंबर्स क्या होंगे, उनका टेन्योर्स क्या होगा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेंशन, तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ सूटेबल, है ना, सूटेबिलिटी यानी कि सूटेबल होना चाहिए। सूटेबल का मतलब क्या है कि भाई प्रेजेंट नीड कुछ और है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा है ना, लोगों की एस्पिरेशंस कुछ और है प्रेजेंटली, पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो लोगों की एस्पिरेशन और नीड्स को फुलफ़िल करता होना चाहिए। जैसे कि हम देखेंगे भाई 1950 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया गया 26 जनवरी 1950 के अंदर, है ना, तब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न कुछ और थे, और ग्रेजुअली हम क्या करें, जैसे जैसे लोगों की नीड एस्पिरेशन चेंज हो रही है, हम उसके अंदर अमेंडमेंट कर रहे हैं। मोर देन 105, अभी रिसेंटली 106, है ना, 106 अमेंडमेंट देखने को मिला, 33% रिजर्वेशन हो गया टू द वुमेन। डन। तो ये क्या एक टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन सूटेबल बन रहा है लोगों की एस्पिरेशन, नीड और प्रेजेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो उसको बोलते हैं हम सूटेबिलिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, सोशियो कल्चरल इकोनॉमिकल एंड द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द नेशंस, उसको सूटेबल होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सूटेबिलिटी भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी है गुड कॉन्स्टिट्यूशन की। साथ ही साथ स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो क्या करना चाहिए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बताना चाहिए। जैसे कि बात करें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करें, भले इतनी स्टेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इतनी स्टेबल नहीं है, पर मोर और लेस अगर मेजोरिटी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास तो वो स्टेबल हो जाती है ना 5 ईयर्स के लिए। कोलिशन गवर्नमेंट भी है तो भी वो साथ मिलके क्या होती है, एक स्टेबिलिटी टू सम एक्सटेंट देखने को मिलती है ना। हम जैसे कि बात करें 1999 से 2004 तक, है ना, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट देखने को मिलती है जो कि कोलिशन की गवर्नमेंट थी, पर वो स्टेबल थी कि नहीं। 2004 से 2009 तक मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट देखने को मिलती जो कि स्टेबल थी, भले वो क्या थी, कोलिशन की गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकार थी, फिर भी थी ना स्टेबल। तो संविधान जो है ना वो कैसा होना चाहिए, जो फैसिलिटेट कर सके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्योंकि देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों होनी ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से क्या होगा पता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से हम देखेंगे कि जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने होंगे ना उसमें कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। गवर्नेंस जो है ना वो एकदम क्या होगी, स्मूथ रनिंग करेगी। क्योंकि अभी 1 साल के अंदर अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्या होगा, जो बेटी बचाओ फॉर एग्जांपल से समझते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है 2015 के अंदर गवर्नमेंट लेके आती है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली, 2015 के अंदर लेके आती हो, फॉर एग्जाम्पल 2017-18 के अंदर गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो चीज़ें कंटिन्यू रहेगी नहीं। अपोजिशन गवर्नमेंट आएगी, वो बोलेगी हम पास्ट गवर्नमेंट हैं, उनकी पॉलिसी को क्यों कंटिन्यू करें, वो पॉलिसी को क्या कट कर देगी या मॉडिफाई करके चालू करेगी वापस। तो पॉलिसी में क्या हुआ, पैरालिसिस हुआ, स्टॉप एज हुआ, तो गवर्नेंस इफेक्ट होगी, लोग अफेक्ट होंगे। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो स्टेबल हो, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, ऐसा होना चाहिए। साथ ही साथ एडेप्टेबिलिटी, तो ये तो वही प्रेजेंट नीड के साथ एडेप्टेबल होना चाहिए। डन। और अमेंडमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, वही करते हैं, डायनेमिक बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ क्वालिटीज़ देखने को मिलती है हमको गुड कॉन्स्टिट्यूशन की। डन। तो आइडिया है आपको कि गुड कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आप सबको सभी कुछ समझ में आ रहा होगा। कुछ भी ऐसा डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उसका सॉल्यूशन ला सकें। डन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट और अंडरस्टैंडिंग आपको, ऐसी थरो अंडरस्टैंडिंग दी जाए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर भी अगर होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सकें और जितने भी मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट किया जा सके। ऐसे लोग जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के कोर्सेज़ खरीद नहीं पाते है ना, उनको भी सपोर्ट किया जा सके। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, चलो अब चालू करते हैं। हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई भी किया गया। क्लासीफाई इन द सेंस अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। देख लेते हैं हम कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई सबसे पहला क्लासिफिकेशन की बात करें ना हम, तो है इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। डन। इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या होता है,
तो सबसे पहले होता है कि इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो नाम से ही पता पड़ता है इवोल्यूशन। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है, यानी वो स्टॉप अभी भी नहीं हुआ, उसके अंदर इवोल्यूशन अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जांपल यूके की कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा पता है, सिंस इंडिपेंडेंस हो गया। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर है ना, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, कोई जुडिशल है, कोई जुडिशल जजमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो वो लॉ जो है ना उसको भी उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। उसके बाद कोई प्रैक्टिस देखने को मिल रही है जो कि अच्छी गुड प्रैक्टिस का काम करे, तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कोई प्रिंसिपल्स ऐसे हैं तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया, है ना। कोई जुडिशियल डिसीजंस आ गए, है ना, कोई जुडिशियल डिक्री देखने को मिली, कोई जजमेंट देखने को मिला तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। कोई लॉ बनाया वहाँ की ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। यानी हो क्या रहा है कि ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन हो रहा है और वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। डन है। तो ये सारी चीज़ के थ्रू, जैसे कि कोई कन्वेंशन हो गया, कोई प्रैक्टिस हो गई, प्रिंसिपल्स हो गया, जुडिशियल जजमेंट हो गया, डिसीजन हो गया, लॉ पास बाय द पार्लियामेंट हो गया, तो इन सब चीज़ों को क्या हो रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐड करते जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ऐसे इवोल्यूशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसीलिए हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो भाई ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है, और साथ ही साथ इसको क्या क्यूमुलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और साथ साथ में क्या कर रहा है, चीज़ों को अपने साथ साथ जोड़ता जा रहा है ना। ये सारी चीज़ें हैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को क्या कर रहा है, अपने साथ कोम्युलेट करता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, और कंटिन्यू एक्सपांड भी होता जा रहा है, समझ रहे। तो उसको बोलते हैं इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया। ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। अब देखो उसके अंदर इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि भाई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बनाई, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल या फिर हम बात करें इंडिया के सेंस में, हमने बात की है लास्ट में, क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। पर इवॉल्व के अंदर क्या ऐसी कोई बॉडी नहीं बनाई, ऐसी कोई काउंसिल नहीं बनाई जिसने एक प्रॉपर कोडिफाई कर दिया, है ना, लॉ को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को कोडिफाई कर दिया। बस वो जैसे जैसे लॉ आ रहे हैं उसको पन्ने में दबा दबा के करते जा रहे हैं और एक पूरी लाइब्रेरी बना दी, है ना। तो वो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है। बट इनेक्ट में क्या होता है कि एक डेलिबरेटली एक बॉडी बनाई जाती है, जिस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी बोलते हैं, कई जगह कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल भी बोल देते हैं, कई जगह जैसे कि ब्रिटेन के अंदर हो गया पार्लियामेंट या किंग हो गया, वो भी प्रमलगेट कर देते हैं कई बार ऐसी बॉडीज़ को। तो ऐसी बॉडी प्रॉपरली क्या एस्टेब्लाइज की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो बॉडी जो है ना वो इनेक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इनेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्योंकि इनेक्ट का लिटरल मीनिंग क्या होता है, इनेक्ट का लिटरल मीनिंग होता है कि एक फ़िक्स टाइम ड्यूरेशन है, उसके अंदर एक फ़िक्स बॉडी बैठी और उसने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कर दिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया। जबकि इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली वन बाय स्टेप जो चीज़ें आती गई उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करते गए, सब्ज्यूम करते गए और आगे बढ़ते गए। एक फिक्स हमने लिमिट तय नहीं कर दी कि भाई हाँ ये लिमिट है, ये टाइम ड्यूरेशन है, एक बॉडी भी नहीं बिठाई हमने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जैसी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, है ना। तो इनेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन और इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस समझ में आ रहा है, आई होप आ रहा होगा। डन। और साथ ही इसके अंदर प्रोविजंस के अंदर क्या होते हैं, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर, एक बुक या सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट के अंदर एक क्या बनाई जाती है, एक बुक जैसी बनाई जाती है ना, और वो बुक के अंदर सारे प्रोविज़न लिख दिए जाते हैं। तो भाई इन शॉर्ट अगर हमें समझ रहे हैं इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बोलते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझो बेस्ट समझ में आएगा। भाई हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई 1946 के अंदर। अब वो बॉडी ने क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ड्राफ्ट बनाया, और वो ड्राफ्ट किस फॉर्म में था, तो भाई एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में था, एक बुक के फॉर्म में था, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में और बुक के फॉर्म में था। तो वो बुक आ गई तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो जो प्रोसेस के थ्रू बना है, वो जिस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जबकि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे जैसे टाइम जाता गया, जैसे जैसे जजमेंट आते गए, डिक्री आती गई, लॉज बनते गए, प्रिंसिपल हो गए, है ना, साथ साथ कुछ कन्वेंशंस भी वो सब उसके साथ जुड़ते गए। ना कोई बॉडी बनाई, ना उसने एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर कोडिफाई किया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो चला जाता है, वो इवॉल्व होता जाता है, उसको इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, एक प्रॉपर बॉडी बनाई और वो बॉडी क्या करी, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशंस के अंदर एक फिक्स
कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करी और उसको कोडिफाई भी करी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर, बुक के फॉर्मेट में, तो उसको हम बोलते हैं इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। डन। और इसके बेस्ट एग्जांपल आपको देखने तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। डन। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपको आई होप समझ में आया होगा, इवोल्व यानी इवोल्व हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ब्रिटेन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, पूरी लाइब्रेरी है उनकी, कोडिफाई भी नहीं किया इन्होंने। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम इनेक्टेड बोलेंगे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्टेड बोलेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर बॉडी बनाई, उस बॉडी ने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन और ड्राफ्ट करके कोडिफाई किया एक बुक फॉर्मेट के, बुक के फॉर्मेट के अंदर, उसको हम बोल देते हैं इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। डन। राइट। चलो ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है वो है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटर्न एंड अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, तो देखिए सबसे पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो नहीं तो एक काम करते हैं, 35 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ से हम कल कंटिन्यू रखते हैं या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। राइट, क्योंकि अगर लेंदी लेक्चर होगा तो फिर वही व्यूज़ की दिक्कत आती है और आप लोग जनरली देखते नहीं है, अभी व्यूज़ और सपोर्ट भी इतना देखने को नहीं मिल रहा है, तो लॉन्ग वीडियो के अंदर जो है ना उसकी रीच भी इतनी होती नहीं है। डन। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले आगे सब टॉपिक जो है, आने वाले क्लासिफिकेशन से है ना, कुछ एलिमेंट भी है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डन। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव किया गया कौन से लैटिन वर्ड से है ना, उसको किस किस नाम से जाना जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है एक्चुअली वो देखा। फिर हमने उनके कुछ फंक्शंस देखे जो कि एलिड बल्मेर ने दिए थे, कुछ फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर गुड कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटीज़ क्या होती है वो भी हमने डिटेल में समझी है ना। साथ ही साथ हमने क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे, जिसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने देखा जो कि था इवॉल्व एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। और अब नेक्स्ट लेक्चर के हम इसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस वगैरह भी देखेंगे। राइट। तो तब तक के लिए हम इस लेक्चर को यहीं एंड करेंगे है ना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और हम इस सीरीज़ को आगे लेके जा सकें। डन। और कुछ अगर करेक्शंस करना हो वीडियो में अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट करिए ताकि हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकें। राइट। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, और हम इस लेक्चर को यहीं